बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जीने के अस्तित्व की गरिमा होनी चाहिए। आपने भिखारी बना दिया है 80 करोड़ लोगों को, 2 वक्त का राशन दे रहे हैं और आप चुनाव में वादा कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों तक मैं 2 वक्त की रोटी दूंगा। यही तो काशीराम जी का भी कहना था कि हमारी लड़ाई 15 वर्सेस 85 है। आज 15 लोग वर्चस्व पे हावी है और 125 करोड़ लोग कभी नागरिकता के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी कोरोना सही और गलत के नाम पर, कभी धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर 125 को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और वो यही समझे कि भारत को बनाने वाले 2 ही महापुरुष है, एक का नाम कूदकर पानी में 10 फुट चलने वाला सावरकर, दूसरा राष्ट्र को बनाने वाला गोलवलकर। गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में क्लियर कर दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसकी पहली शर्त है कि जो हिंदू होगा वही इसका नागरिक होगा। लेकिन मतदान के लिए जिन गरीब हिंदुओं की रोजी रोटी पर आन पड़ी है, उनको 2 वक्त का भिखारी बनाकर आप उन्हें हिंदू राष्ट्र के नाम से बरग लाने के लिए ये सीए का कानून आपने लाया है। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हमें यहाँ कोई जगह नहीं है, तो फिर तो हम कहते हैं कि हमारी पनाहगाह, हमारा संरक्षण करता एक ही राष्ट्र है, वो है संवैधानिक भारत राष्ट्र। तरह आरएसएस जो कहता है कि पाकिस्तान ये इस्लामिक राष्ट्र है, झूठ बात। अफगानिस्तान ये इस्लामिक राष्ट्र है, ये झूठ बात। इस तरह इस देश में कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। पिछले 70 सालों में हर जगह जगह मुसलमानों को मारा गया, क्या बिगड़ा मुसलमानों का? जैसे कि आरएसएस की स्ट्रेटेजी रही है और आरएसएस के विचारों पर भाजपा का जो पॉलिटिकल एजेंडा रहा है, प्रोपेगेंडा रहा है, वो एंटी मुस्लिम रहा ही है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। देश में हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पे हो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एसबीआई को घेरा और उनको कहा कि आपको 24 घंटे के भीतर जो चुनावी चंदा जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है उसकी डिटेल्स देनी होगी और चुनाव आयोग को भी 15 मार्च तक उसे वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। तो इन सब के बाद सरकार काफी मुश्किल में आई। ये भी कहा, ये भी कई मीडिया ने हेडलाइंस चलाई कि पीएम मोदी संबोधन करने वाले हैं राष्ट्र के नाम, लेकिन फिर वो मोए-मोए हो गया। तो सरकार ने हेडलाइन मैनेजमेंट करते हुए आज 2 इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं। एक तो जो है सीएए को नोटिफ़ाई कर दिया गया है, अब देश में एक कानून इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और दूसरा आज हरियाणा में सरकार बदल गई है। बदल गई मतलब सरकार बीजेपी की ही होगी, लेकिन उसमें अभी चौटाला की पार्टी शामिल नहीं होगी और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो गए। इस बीच सीएए लगभग साढ़े 4 साल के बाद फिर से वापस आया है। तो सीएए है क्या? इसके कारण क्यों देश में कोहराम मचा हुआ है? और सीएए के कारण जो सरकार दलील दे रही है कि इसमें जो धार्मिकता से प्रताड़ित लोग हैं, जो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी और इसके लिए कानून है। इस बार एनआरसी का खच्चर इसमें नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के जाने-माने विचारक, प्रखर वक्ता, लेखक, साहित्यिक प्रोफेसर जावेद पाशा सर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीएए फिर से सरकार ने अभी नोटिफ़ाई कर दिया है, ये कानून अभी इम्प्लीमेंट होगा। तो सरकार का दावा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, ये कानून सरकार तो कह रही है कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? 2019 में जब इन्होंने एनआरसी सीएए का लॉन्चिंग किया था, तब वो नागरिकता देने का कानून नहीं था, बल्कि ज़्यादातर नागरिकता छीनने का कानून था। और जैसे कि आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही है और आरएसएस के विचारों पर भाजपा का जो पॉलिटिकल एजेंडा रहा है, प्रोपेगेंडा रहा है, वो एंटी मुस्लिम रहा ही है। हुँ, इस एंटी मुस्लिम के पीछे एंटी ईसाई और एंटी बुद्धिज़्म ये नेचुरली चले आते हैं। हुँ, चाहे हुँ, अभी वो इसमें बुद्धिस्ट, ईसाई वगैरह को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये शैडो है, ये ऐसा होने वाला नहीं है। 2019 में जब इन्होंने एनआरसी सीएए लाया, उस वक़्त में नागरिकता देने से ज़्यादा छीनने का जो इनका मंशा था, वो लोगों ने पहचाना। और लोगों ने ये भी पहचाना कि एनआरसी के तहत ये लोग जो काम करने जा रहे हैं, उसके तहत इस देश के अनुसूचित जाति, जमाती, जनजाति, ओबीसी और रिलीजियस अल्पसंख्यक मिलाकर देश की लगभग 35 से 40% जनता मतदान से बाहर हो जाएगी। हुँ।
और जो बचेंगे उनको नागरिकता साबित करते करते कई साल निकल जाएंगे। तो जब तक नागरिकता आप पेश नहीं करते या सिद्ध नहीं करते हैं, तब तक मतदान का अधिकार सस्पेंड किया जाएगा। ओके। जो बाहर हो गए उनका नागरिकता तो चले गया, लेकिन जो प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन चांसेस है उनके प्रूव करने के, उनको भी प्रूव करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो 10 साल तक उनकी नागरिकता सस्पेंड रहेगी। इस तरह से भाजपा का जो आरएसएस का जो फंडा था वो ये था कि देश में आने वाले 2000 जो 24 का जो चुनाव है हुँ, या इसके पहले जो चुनाव गया, उसमें केवल 40 से 45% लोगों के हाथ में चुनाव की रणनीति, मतदान की रणनीति रहे। हुँ, हुँ, हमने देखा कि उन्होंने पहला प्रयोग इस देश के मानसिकता पर किया कि ये सब हम मुसलमानों को इस देश से, जो घुसपैठिए मुसलमान हैं, हुँ, हुँ, उनको भगाने के लिए कर रहे हैं। ओके। और ये प्रोपेगेंडा किया कि ये देश के हित में है कि जो मुसलमान पाकिस्तान से भाग कर आ गए हैं, इधर-उधर से आए हैं, घुसपैठिए हैं, और उनका पहला जमावड़ा जो है वो आसाम में हुआ है। हुँ, 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 तो गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनकी अगुवाई में अभी ये कानून लागू हो गया है, इसलिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये कानून अगर सरकार ने लागू कर दिया है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये कानून आ गया है। इस हुँ, कानून पर बहस करने से ज़्यादा हम इसकी मंशा पर बहस कर रहे हैं, ओके, क्योंकि वो कानून बनकर आ गया है। बिल्कुल। अब उसमें अगर कुछ खामियाँ होगी, तो भारत के प्रजातंत्र में डॉक्टर हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सिस्टम बनाया, हाँ, उस सिस्टम में जो संवैधानिक चौखट है, उसे अगर कोई तोड़ता है तो उसकी रखवाली का सारा ज़िम्मा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सही बात तो है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले वक़्त एनआरसी सीएए को लागू न करने के बारे में गवर्नमेंट को निर्देश दिया था, अनेकों एनआरसी सीएए विरोधी पिटीशन के ऊपर में, हुँ, हुँ, जो हुँ, आज भी उसके सामने पड़ी हुई है। हुँ, यही नहीं, केरला, बंगाल, पंजाब ऐसे कुछ स्टेट है जिन्होंने अपनी विधानसभाओं में हुँ, हम एनआरसी सीएए लागू नहीं करेंगे, ये ठहराव ये भी पारित बिल्कुल। कर दिया केरला था। ने भी अभी कर दिया है। केरला ने भी कर दिया था। हुँ, अब आसाम में जब इन्होंने प्रयोग किया, तो आप देखेंगे कि 19 लाख लोग, जो शर्तें एनआरसी सीएए में इन्होंने 19 में डाली थी, हुँ, वो पूरी न करने के कारण बाहर हो गए नागरिकता से, 19 लाख। अब 19 लाख में केवल 5 लाख मुस्लिम थे, बाकी 14 लाख नॉन मुस्लिम, ओबीसी, अनुसूचित जाति जमाती, बौद्ध और ईसाई थे। हुँ, जब ये बात सामने आई तो उनके हाथ पैर फूल गए, और उन्होंने जिस मंशा से एंटी मुस्लिम या मुसलमानों को हम सही रास्ते पे लाने के लिए, या ये दहशतगर्दों को शिक्षा देने के लिए वगैरह वगैरह जो भी प्रोपेगेंडा था, वो फेल हो गया। हुँ, इनका असली मकसद जो था वो ये था कि इस देश का जो बहुतेरा कष्टकरी समाज है, अनुसूचित जाति जमाती का समाज है, मुस्लिमों के साथ, उनको नागरिकता से बाहर कर दिया जाए। हुँ, अब इन्होंने जो कानून लाया है, इसमें बड़ी मजे की 2 बात है साहब। हुँ, ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2014 से हाँ, जो लोग इस भारत में आ गए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से, हुँ, उन लोगों को हम नागरिकता दे देंगे, और ख़ास बात ये है, कोई भी कागज़ माँगा नहीं जाएगा। अच्छा। ये देश हित में कितना खतरनाक है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है, किसी भी देश ने नहीं बनाया। अगर कोई आ गया बट जो है, निर्वासित ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, उनका डेटाबेस तो है सरकार के पास। लेकिन सरकार के पास अगर डाटाबेस है, तो इन निर्वासितों में उन बांग्लादेशी निर्वासितों का क्या करोगे? जब बांग्लादेश अलग हुआ, हुँ, तब भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को विश्वास दिलाया कि यहाँ से माइग्रेट होने वाले जितने भी मुस्लिम्स हैं, जो इस युद्ध में भारत की तरफ से भी लड़ रहे हैं, हुँ, युद्ध 2 तरफ से होता है। बिल्कुल। मिलिट्री का युद्ध होता है और अंतर्गत सिविल युद्ध होता है। हुँ, तो सिविल युद्ध जो करवाया गया था, वो भी हमारे इशारे पे किया गया था। हम उसके हुँ, प्रोटेक्टर थे, भारत उस हुँ, वक़्त हुँ, में। हुँ, और जो मिलिट्री हुआ, वो भी प्रोटेक्टर थे। हुँ, तो दोनों तरह से जो विस्थापित होते हैं, उनके लिए सारी सीमाएँ भारत ने खोल दी थी। हुँ, और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को विश्वास दिलाया था कि ये माइग्रेट होकर आने वाले जो लोग हैं, वो भारत में बसेंगे, हुँ, हम उनको पूरी सुरक्षा देंगे, नागरिकता भी देंगे। अब शाह और मोदी जी की सरकार केवल मुसलमानों को छोड़कर अगर ये कर रही है, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय जगत को अमान्य है ही, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार किया हुआ है, हुँ। जो बांग्लादेश के साथ करार किया हुआ है, उसका भी उल्लंघन है। बट सरकार ये कहती है इसमें कि जो बौद्ध है, जो सिख है, जो जैन है, जो हिंदू है, जो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्रताड़ित है, धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पे उनके साथ प्रताड़ना होती है, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि आप देश के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना चुके हैं। हुँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप उनको नागरिकता की बात कर रहे हैं, वो करोड़ों के तादाद में आएँगे, लाखों के तादाद में आएँगे, इसका आंकड़ा गवर्नमेंट के पास में भी है नहीं, हुँ, नहीं तो गवर्नमेंट ज़ाहिर करे।
तो आप पहले ही देश के 80 करोड़ लोगों को ना ढंग की शिक्षा दे पाए हैं, हुँ, ना ढंग का खाना-पीना दे पाए हैं। अस्तित्व जीने का नहीं होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जीने के अस्तित्व की गरिमा होनी चाहिए। हुँ, आपने भिखारी बना दिया है 80 करोड़ लोगों को, 2 वक़्त का राशन दे रहे हैं और आप चुनाव में वादा कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों तक मैं 2 वक़्त की रोटी दूँगा। हुँ। ये भिखारी हरकत हमारे देश में मौजूद होने के बावजूद भी आपने इसे हटाने का कोई काम नहीं किया। अभी नए लोगों को लाओगे तो उन्हें रोज़गार कहाँ से दोगे? अकोमोडेशन के लिए जगह कहाँ से दोगे? इस देश में 43% झोपड़पट्टियाँ हैं, जो झोपड़पट्टियों के पट्टे अभी भी उनके नाम पर नहीं हुए हैं, जहाँ पे कुछ भी सुविधा हम नहीं दे पाते हैं, ना स्वास्थ्य की सुविधा दे पाते हैं, ना रेशन की सुविधा दे पाते। यहाँ तक कि हाल ही में जो रिसर्च आया है एनजीओज़ का, वो रिसर्च ये आया है कि इस देश की जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं, उस झोपड़पट्टियों में मोर दैन 50% लोग पूरी तरह कुपोषित है, अशिक्षित है, जुर्म में पड़े हुए। हुँ, गर्द से लेके नशे से लेके सारी बुराइयां वहां पड़ी हुई। हम इन्हें दुरुस्त नहीं कर पा रहे तो हम नया बोझ क्यों ले? क्योंकि रोड और पुल बनाने के लिए और बाकी डेवलपमेंट के लिए जिससे आम नागरिकता का कोई भी काम या हिस्सा नहीं रुकता है या जुड़ता भी नहीं है, हुँ, ऐसे डेवलपमेंट के लिए आपने वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा लिया कि 2014 में आप सत्ता में आने के पहले 64 लाख रुपए इस भारत पे कर्जा था। आज 1,57,000 करोड़ करोड़ रुपया, रुपया। हुँ, 1,57,000 करोड़ रुपया, यानी हर नागरिक पर अमूमन 1 से सवा लाख रुपया कर्जा बगैर कुछ किए हुए वो कर्जदार बन गया। अब आप इन लोगों को ले आओगे तो उनके स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, रहना, रोजगार, इसके बारे में कोई आपके पास में योजना है? हुँ, या आप बहुत चालाकी से जो आपके फाइनेंसर कम्युनिटी है, हुँ, चाहे नाराज भी हो जाए तो अब इस वक्त में बोलना पड़ेगा। हमारा सिंधी भाई ठीक है, हाँ, लेकिन सिंधी भाई आपका फाइनेंसर है, तो क्या आप बंगाल, पाकिस्तान, हुँ, यहाँ से सिंधी भाइयों को लाकर यहाँ पर फिर से सरकारी खजानों को लुटाकर सेटल करना चाहते हो? हुँ, आप यहाँ के दलितों को सरकारी खजाना नहीं दोगे, आप हुँ, यहाँ के ओबीसी को सरकारी खजाना नहीं दोगे, आप यहाँ के किसानों को नहीं दोगे। आज 18 पकड़ जातियों के 37% व्यवसाय तो बर्बाद हो गए। हुँ। बचे हुए व्यवसाय में कोरोना काल में जो बर्बाद हुए वो अभी तक उभर नहीं पाए, उनके बारे में आपके पास में कोई योजना नहीं है। ये दिक्कत है। बट ये जैसा ये कानून कल अनाउंस किया सरकार ने, जी, तो जो बंगाल में मैतेई कम्युनिटी है, जी। उसने स्वागत किया और मैतेई कम्युनिटी काफ़ी समय से संघर्ष भी कर रही थी और विस्थापित भी है, वो निराश्रित भी है, उन्हें अधिकार नहीं मिले। तो अगर उनको अधिकार मिल जाते हैं, उन्हें अगर सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो फिर इस कानून का विरोध करने का मायना क्या होता है? 2 बातें समझ लीजिए। इस कानून का विरोध अभी करने में कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले कहा जब कानून बन गया है, भारत सरकार ने कानून बनाया है, यस, तो हम कानून के सामने जाएँगे। इसका राइट, विरोध करने में कोई मतलब नहीं है। मैंने आज सुबह ही अपने फ़ेसबुक पर वीडियो डाला है ओके। कि इसका विरोध नहीं करना है। सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि इसकी शर्तें हम अभी नहीं बता रहे, अभी शर्तें नहीं शर्तें बताई है। नहीं बताई। लेकिन एनआरसी भी साथ में नहीं लाया ना, जो सबसे बड़ा इश्यू था सबके लिए। एनआरसी ये सीएए के पहले का सर्वेक्षण का फंडा था। हुँ, सर्वेक्षण के ऊपर में जो बना है वो सीएए बना है। ओके, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बाद में बना। हाँ, उसके पहले एनआरसी जो था हुँ, वो सर्वेक्षण का मुद्दा था। जैसे आपने कहा कि हम सबसे पहले आधार कार्ड निकालेंगे, ये मास्टर कार्ड होगा, इसके बाद में किसी भी नागरिक को कोई दूसरे कागज की जरूरत नहीं बिल्कुल, रहेगी। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आधार कार्ड है ये मतदाता कार्ड करके नहीं चलेगा और ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हुँ, हम ये समझते हैं कि नागरिकता प्रमाण पत्र ये फाइनल डेस्टिनेशन होता है। हुँ, ये पहली बार भारत कर रहा है ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जापान पहले कर चुका है, अमेरिका पहले कर चुका है, इंग्लैंड पहले कर चुका है। ये भारत पहली बार कोई नया काम नहीं कर रहा है। हुँ, नागरिकता कानून देश के अनेकों देशों में है, जिसके तहत प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सबसे पहली बात ये है, जब देश आज़ाद हुआ तभी इस कानून को लागू कर देना था हाँ, बिल्कुल, और वो ना लागू करते हुए बाबा साहब ने अलग ढंग से इसे लागू भी कर दिया हुँ, संविधान में। हुँ, 1955 के कानून के तहत एक बात स्पष्ट रूप से कही गई कि ऐसे माइग्रेटेड लोग हाँ, जिनको भारत की मंजूरी है और भारत का राजनीतिक संरक्षण है, हाँ, राजनीतिक संस्था ये निर्णय की संस्था है। बिल्कुल, उस 1955 के अमेंडमेंट में ये कहा गया है कानून में कि ऐसे लोग जिनको भारत सरकार की मंजूरी है, हुँ, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए 5 राज्यों को वैसे भी नियुक्त किया गया था। राइट, उसे बढ़ा के बाकी राज्यों को कर देते। अब हुँ, ये 5 राज्यों को ही क्यों किया गया? क्योंकि वो सीमा से लगे हुए हैं। बिल्कुल सीमा से लगे हैं, हाँ, अब महाराष्ट्र को भी दे रहे हैं, बहुत हुँ, अच्छी बात है। हुँ, हम तो कहते हैं पूरे राज्यों को दे दो। लेकिन शर्तें भारतीय संविधान के विरोध में नहीं जानी चाहिए।
ओके। जैसे एनआरसी के वक़्त में आपने मानवीय अधिकार ही नहीं, नागरिकता के संविधान में दिए हुए तमाम तत्वों का उल्लंघन कर दिया था। हुँ, सीएए लगाते वक़्त अभी जो आया है, आपने शर्तें नहीं बताई, हुँ, लेकिन धार्मिक आधार पर किसी कानून को लागू करना, ये बाबा साहब के संविधान पे बोला हुआ बहुत खतरनाक हमला होगा। ये बाबरी मस्जिद के वक़्त भी हम ये कह रहे थे, ये हुँ, हमला बाबरी मस्जिद पर नहीं है, संवैधानिक जो व्यवस्था है इस देश में, उसको तहस-नहस करने के लिए और धार्मिक राज की स्थापना के लिए बाबरी मस्जिद पे हमला किया जा रहा है। मंदिर से और मस्जिद से कोई लेना-देना नहीं। आज जहाँ मस्जिद गिरी, वहाँ से कई किलोमीटर दूर इन्होंने राम मंदिर बना दिया। बिल्कुल, हाँ। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो जो हमला था, वो संविधान भी था, हुँ, संविधान पर था। आज सीएए को हम इस नज़रिए से देखेंगे, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से मेरे बुद्धिस्ट, ईसाई, नॉन मुस्लिम पूरे लोगों को बता रहा हूँ कि आप इस नज़रिए से अगर देख रहे होगे कि मुसलमान तो छोड़ दिया गया है, जाने हुँ, दीजिए हमारा क्या बिगड़ता है? बिगड़ेगा आपका ही। आप देख रहे होगे पिछले 70 सालों में हर जगह-जगह मुसलमानों को मारा गया। क्या बिगड़ा मुसलमानों का? हुँ, वो तो है। मौत से छोड़कर उनके सामने क्या आया? मरते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 लेकिन हिम्मत नहीं हारते। हुँ, फिर अपने ज़मीन से कुछ न कुछ उगाकर अपने पैरों पे खड़े रहते। मरना उन लोगों का होगा जिनको झांसे में हिंदुत्ववाद ला रहा है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। लेकिन एक अंतिमतः मैं इस बात को और फिर से क्लैरिटी करने की तरफ आता हूँ कि सरकार कहती है कि ऑलरेडी ये मुस्लिम राष्ट्र है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसलिए हम मुस्लिम लोगों को नहीं पनाह दे रहे क्योंकि ये अपने मर्ज़ी से वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग थे जो जिस तरह के कम्युनिटीज़ के नाम हमने देखे हैं, उनके साथ वहाँ पे प्रताड़ना हो रही है, इसलिए हम उन्हें दे रहे हैं सिटीज़नशिप। ये उनका दावा है, ये कितना तर्कसंगत लगता है आपको? उनका तर्क बड़ा सुनहरा होता है, मुलायम होता है। हाँ। साइनाइड की गोली होती है ना, उसका कलर इतना अच्छा होता है, अगर बताया ना जाए वो साइनाइड है तो हर कोई खा ले, हर कोई इतना खूबसूरत होता है। तो जी। इनके तर्क साइनाइड के कवर से बढ़कर दूसरे कुछ नहीं है। इस देश में दुनिया में कौन-सा इस्लामिक राष्ट्र है? ज़रा आरएसएस का कोई मुखिया आके बता दे। हाँ। अरबस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, हुँ, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ईरान, इराक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। उस देश का वो स्टेट रिलीजन है, राष्ट्र स्टेट सेक्युलर रिलिजन है। है, बिल्कुल। राष्ट्र सेक्युलर है, क्योंकि यूनो का जब अंतर्राष्ट्रीय देशों का संगठन बना, तो एक चैप्टर बना जिसके तहत एक कंपल्सरी राष्ट्र के गठन में कानून को डालना पड़ता है कि आपका राष्ट्र लिंग, वंश, भेद, जाति, एग्ज़ैक्टली। धर्म पर आधारित किसी भी अपने नागरिकता से भेदभाव नहीं करेगा। ये जब तक आप नहीं डालते हो और किसी भी आधार पर धर्म को कारण बनाकर आप किसी की नागरिकता छीनोगे नहीं या दोगे नहीं, ये अमेंडमेंट जब तक नहीं होता है, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस राष्ट्र को मान्यता नहीं मिलती। इस तरह आरएसएस जो कहता है कि पाकिस्तान ये इस्लामिक राष्ट्र है, झूठ बात, अफ़गानिस्तान ये इस्लामिक राष्ट्र है, ये झूठ बात। इस तरह इस देश में कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, रिलीजन हो सकता है। जैसे अमेरिका, उसका स्टेट रिलीजन है ईसाई, हुँ, इंग्लैंड, उसका स्टेट रिलीजन है ईसाई, क्योंकि वहाँ पे 90% लोग वो रिलीजन के होते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, भारत में तो बुद्धिस्ट, ईसाई सब मिलाकर और अभी जो कह रहे हैं आदिवासी कि हम हिंदू नहीं हैं, हाँ, ये मिलाकर भारत में खुद को हिंदू कहने वालों की तादाद बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। बड़ी तादाद तो हिंदुत्व वाले लोगों की है, हाँ, इसीलिए ये देश सेकुलर है। दूसरी बात ये कि धार्मिक आधार पर अगर प्रताड़ना की जा रही है वहाँ पर, जैसा कि आप कर रहे हैं पाकिस्तान इधर-उधर और वहाँ से धार्मिक प्रताड़ना होकर वो लोग भारत आ रहे हैं। तो भारत में जिन लोगों के साथ में तुम धार्मिक प्रताड़ना कर रहे हो वो कहाँ जाना चाहिए? हुँ, आप आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रहे हैं। हाँ, आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में। आप ईसाइयों के चर्चों पे हमला करके उनको जिंदा जला दे रहे। आपने ऊनों में दलितों की चमड़ियाँ छीन ली, तो हाँ, हम कहाँ जाएँ? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हमें यहाँ कोई जगह नहीं है। तो फिर तो हम कहते हैं कि हमारी पनाहगाह, हमारा संरक्षणकर्ता एक ही राष्ट्र है, बिल्कुल। वो है संवैधानिक भारत राष्ट्र। हाँ, और ऐसे भारत राष्ट्र में धर्म के आधार पर नागरिकता को पकड़कर पहली स्टेप उन्होंने डाली है। इसे मंजूरी देने की गलती अगर हम करते हैं, तो आगे में ये इतनी बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी, जिस तरह राम जन्मभूमि को बनाकर हम उस आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, आज पूरे संसद पर एक फोबिया धर्म राष्ट्र का छाया हुआ है। हुँ, कल धर्म आधारित नागरिकता हो जाएगी, तो आप सोचिए कि इस देश में क्या होगा? बिल्कुल। ये बहुत ही अहम सवाल है कि धर्म आधारित नागरिकता अगर हो जाएगी, तो इस देश में क्या होगा?
सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सीएए का कानून पहले भी उन्होंने कहा था कि हम लाएँगे, लेकिन एसबीआई का मुद्दा आया, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, वो इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। आपको क्या लगता है 2 इसके बातें मैं कहना चाहूँगा हाँ, कि जब एनआरसी सीए आया तो इन्होंने देखा कि सारी बातें भूलकर मुसलमान बहुत ताकत से मैदान में उतरा और ये सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन खुशी की बात ये है कि भला ही मुसलमान ताकत से उतरा लेकिन उसकी दुगुनी ताकत से गैर मुस्लिम समझदार बंधु भी उसके साथ बिल्कुल, में जुड़े। बिल्कुल सही बात है। जो दिल्ली का गुलशन अपना इसका आंदोलन चला शाहीन बाग का, हाँ, उसकी पूरी अरेंजमेंट खाने की एक सिख सरदार ने की थी। हाँ, तमाम सामाजिक संगठनाएँ जुड़ी। अलग-अलग आए थे। वो जानते हैं कि मुसलमान इसके खिलाफ उतर भी सकता है, इसलिए 2 टाइमिंग उन्होंने चुना। हुँ, एक टाइमिंग जिस दिन रमज़ान शुरू हो रहा है, उसी दिन इसे उन्होंने बिल्कुल, हाँ, सीएए लागू किया हुँ, और ये बात सही है कि पूरे साल में मुसलमानों के जीवन में रमज़ान का महीना बहुत ही बहुत पाक, इम्पोर्टेंट होता है। मुबारक और इबादत का होता है। यस, वो 1 महीना इबादत में रहता है, ना हाँ, राजकीय आंदोलन करेगा, ना कुछ करेगा। तो हाँ, एक बड़ा फ्रंट सीएए के विरोध में बात करने वाला मैदान जंग में उतर कर, यानी जमहूरियत के जंग में उतर कर और संवैधानिक तरीके से विरोध करने वाला इबादत में चले गया, खामोश हो गया। दूसरा उन्होंने टाइमिंग ये चुना, ये तुम 4 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले भी कर सकते थे। बिल्कुल, कभी भी। लेकिन इलेक्शन अभी जुम्मा 8 दिन पर आ गया और आपने घोषित कर दिया। तो आप भरमाना चाहते हो उन हिंदू समाज के बहुसंख्यक कहलाने वाले लोगों को, जिनके किसान दिल्ली को घेरे खड़े हैं, बिल्कुल, जिनके 700 किसान आपने मार डाला और आज भी किसान अपने मांगों को लेकर रास्तों पर है। आप उनको भरमाना चाहते हो। आप इन मुद्दों से लोगों को हटाकर चुनावी क्षेत्र में ये दिखाना चाहते हो कि आप ही इस देश को बचा सकते हो। आप मुसलमानों से इस देश को बचाओगे, चीन हुँ, से आप इस देश को बचाओगे, पाकिस्तान से आप इस देश को बचाओगे और पाकिस्तान के साथ में सबसे ज़्यादा विदेश निर्यात का करार आप ही करोगे। हाँ, पाकिस्तान का प्याज़ आप बुला लोगे, पाकिस्तान का आलू बुला लोगे, आप पाकिस्तान का कॉटन भी बुला लोगे, बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा निर्यात का कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे। आप चीन के लिए जो घुसपैठ कर की हुई जमीन है वो तक नहीं छीनोगे। आप चीन के साथ में अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट भारत में कर चुके हैं। आपकी कितनी इंडस्ट्रीज आज चीन के भरोसे पर चल बिल्कुल, रही है। हाँ, आप ये सब करोगे, लेकिन मतदान के लिए जिन गरीब हिंदुओं की रोजी रोटी पर आन पड़ी है, उनको 2 वक्त का भिखारी बनाकर आप उन्हें हिंदू राष्ट्र के नाम से बरग लाने के बरगना लिए चाहते ये हैं। सीएए का कानून आपने लाया है। हमारा स्पष्ट कहना है, बिल्कुल, अभी उस पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि इलेक्शन है, हाँ, लेकिन ये एक फेंका हुआ ऐसा कॉइन है। अगर इस कॉइन के पिछले वक़्त इन्होंने कहा कि 15 लाख देंगे। हाँ, अब बड़े मज़े की बात है कि इस समाज का महात्मा फुले से लेकर शव महाराज से लेके बाबा साहब तक एक वैचारिक इतना बड़ा दालन है, फिर भी ये झांसे में और मूर्ख कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए दे दूँगा, काला धन आएगा। भई काला धन आएगा, तो वो तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी होती है, वो तो हाँ, रिज़र्व बैंक में जमा होगा, वो बिल्कुल, तो जो अकाउंट ब्लैक अकाउंट होगा, सरकार का बनाया हुआ उसमें जाएगा, वो तुम्हारे खाते में कहाँ से आएगा? लेकिन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा, दे दिया। कोरोना का काल जब आया, थालियाँ बजाओ, बजा बजा दिया, दिए। बर्बाद हो गए। नोटबंदी, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से, भाजपा का आमदार है, उसे टिकट नहीं मिल रही है, ऐसा हाँ, दिखते ही उसने टीवी पे आकर इंटरव्यू दिया। क्या इंटरव्यू दिया? कि अगर भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया और मुझे पक्ष से निकाला, तो 44,000 करोड़ रुपए का घोटाला मेरे ही राज्य में जो हुआ है, नोटबंदी के दरमियान, बिल्कुल, मैं हाँ, उसको एक्सपोज़ कर दूँगा। हुँ, अब सवाल ये है, इतनी बड़ी बात कहने वाले को देशद्रोह के अंदर में कलम में अंदर डालना चाहिए था। ना ही उसे भाजपा ने निकाला और ना ही उस पर कार्रवाई की। तो सवाल ये है कि इन सब मुद्दों को हटाने के लिए आपने सीएए लाया हुआ है। हुँ। 2 ही बातें चल रही है, सीएए और चुनाव। बिल्कुल और सीएए के साथ-साथ में हमने ये भी देखा कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ, भव्य हुआ काफ़ी धार्मिकता देश में फैलाई गई। उसका शायद असर कम हो गया होगा या व्हॉटएवर। आपको क्या लगता है ये मुद्दे के साथ में धार्मिक ध्रुवीकरण होगा? फिर से सत्ता में बीजेपी आसीन होगी, उन्हें बेनिफिट होगा? लोगों ने क्या रिएक्शन देना चाहिए? हम तो कह रहे हैं, सीएए के ऊपर में अभी कुछ भी रिएक्शन मत दो। हुँ, क्योंकि जो भी रिएक्शन देंगे, इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है, सोशल मीडिया इनके पास में, आरएसएस बिल्कुल। भाजपा के पास में इतना तगड़ा है कि वो हर बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करने में माहिर हो एग्ज़ैक्टली, चुके हैं और लोग एग्ज़ैक्टली। इसके भरमाने में आ जाते हैं। हाँ, इसलिए उन्हें भरमाने के मुद्दे ही ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर मुसलमानों से विनती करता हूँ, एक ज़िम्मेदार होने के नाते, कि आप कोई भी रिएक्शन मत दीजिए। हमारे सारे संगठनों ने ये वीडियो डाला है ऑलरेडी हर जगह आप अपने लेवल पे। ओके। हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है?
क्योंकि संसद बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है यस सर, और 1 महीना आपके लिए इबादत का है। इबादत का। आप विचलित मत होइए, अपनी जो संवैधानिक अधिकार है आपके, उसके तहत आप अपनी पूजा अर्चा जो भी करना है कीजिए। अगर कानून जो सीएए ला रहे हैं, वो भारतीय प्रजातंत्र के 14, 15, 16 बुनियादी अधिकार जो हैं कि धर्म, वंश, लिंग भेद के आधार पर आप किसी की नागरिकता नकार भी नहीं सकते हो और किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते हो। अगर सीएए मुसलमानों को हटाकर अन्य धर्मियों के नाम पर भारत के इस बुनियादी ढांचे को तोड़ना चाहता है, तो ये ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दे और जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लोग जाएँगे, हमारी भी संगठन जाएगी। बिल्कुल। ये सर ने बहुत स्पष्ट कर दिया है एक तरह से कि इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देना है और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, संसद भी नई संसद का भी गठन होने वाला है। तो मैं बस जाते-जाते अंतिमतः एक सवाल से ही एंड करता हूँ कि जिस तरह से सीएए का मकसद आपने ज़ाहिर किया, बताया कि किस तरह के उसके पीछे का राज़ है। बीजेपी के पहले मंत्री हुआ करते थे, अब सांसद है अनंत हेगड़े। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि संविधान बदलना यही बीजेपी की प्राथमिकता है, इसीलिए 400 400 के प्लस का नारा जो दिया जा रहा है। बराबर है। तो ये इस तरह के अलग-अलग मुद्दों के साथ में संविधान को बदलकर इस देश में फिर से जो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र कहने के बजाय जो ब्राह्मणवादी राष्ट्र है, वो स्थापित करना चाहते हैं। अंतिमतः इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? वो लोग काफ़ी हद तक इसमें सफल हो गए हैं। हुँ, जैसे उन्होंने सत्ता में आया 2014 में भारत के इतिहास को बनाने वाले एक नए संस्था का गठन किया, जिसमें 13 लोग हैं, उसमें 1 या 2 कुछ बाहर के हो गए, बाकी पूरे 11 लोग जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वो कौन-सा इतिहास लिखेंगे आप समझ रहे हो। तो बिल्कुल। आने वाली पीढ़ियाँ वही इतिहास पढ़े, जैसे उन्होंने आज़ादी के बाद से लगातार अपने प्रोपेगेंडा रखा जिसका रिज़ल्ट उन्हें 2014 में मिला। अब वो पूरे इतिहास को बदल कर जो नई पीढ़ी बनाएगी, तो ऐसा हो सकता है कि 20 साल के बाद महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर इन सबको भूलने वाली पीढ़ी खड़ी हो जाए और वो यही समझे कि भारत को बनाने वाले 2 ही महापुरुष हैं। एक का नाम कूदकर पानी में 10 हुँ, फुट चलने वाला सावरकर, दूसरा राष्ट्र को बनाने वाला गोलवलकर। गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में क्लियर कर दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसकी पहली शर्त है कि जो हिंदू होगा वही इसका नागरिक होगा। हुँ, क्या इस बात को, इस उनके लिखान को आरएसएस नकारता है? नहीं नकारता है। तो एक स्टेप सीए के माध्यम से उन्होंने डाली है कि जो भारत का नागरिक होगा, उसमें मुसलमान नहीं होगा। हुँ। कल वो ये भी बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा, हिंदू होना। लेकिन वो हिंदू है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले से कहते हैं बड़ी चालाकी से, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है। तो भारत में जितने भी धर्म वाले जीते हैं, वो अपने जीवन को हिंदू बताएँ, चाहे नमाज़ पढ़े, हुँ, चाहे पंचशील पढ़े, चाहे गुरुद्वारा में जाके गुरुवाणी पढ़े या बाइबल पढ़े, लेकिन हम हिंदू है ये कहे। जब हम कहेंगे कि हम हिंदू है, तो नेचुरली हिंदू का मास्टर तो समरसता। ब्राह्मण होता है। तो जब ब्राह्मण होता है, तो नेचुरली मनुस्मृति तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाती है। आप उनके वर्चस्व को आह्वान दे ही नहीं सकते। यही तो असली खेल है। हुँ, यही असली खेल है। सीएए के पीछे भी यही खेल है। आपको नागरिकता देने की अभी क्या सोची? लिस्ट जाहिर कीजिए। हम तो कहते हैं, आज़ादी के बाद में जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए जो मुस्लिम नहीं है, हुँ, आज़ादी के बाद जो भाई पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में थे, पहले हुँ, बांग्लादेश में थे, वो यहाँ आए। अब हम मतलब अमित शाह जी को और उनकी पार्टी को गुज़ारिश कर रहे कि आप एक श्वेत पत्र बना कर दीजिए। आपने इनको कितना फाइनेंस दिया? हुँ, आपने इनको कहाँ-कहाँ सेटल किया? बड़ा खतरनाक चित्र आपको मिलेगा कि हमारी झोपड़पट्टियाँ दुरुस्त नहीं हुई, लेकिन कॉलोनी की कॉलोनी पाकिस्तान से माइग्रेट लोगों को दे दी गई। हाँ, हमारे इकोनॉमी का, एजुकेशनल और बाकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ के मूल निवासियों को 10% भी नहीं दिया आपने, लेकिन ये माइग्रेटेड लोगों के सारे संसार बसाने के लिए आपने मोर दैन 60% की मदद कर दी। तो आप किसके साथ धोखा कर रहे हो और किसके साथ धोखा हो रहा है? तो यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो मुस्लिम दिन-रात मेहनत करता है, जो हिंदू भाई भी मेहनत करता है, उनके साथ में धोखा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज 140 करोड़ में केवल 15 करोड़ लोगों ने पूरी सत्ता, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी एजुकेशन सिस्टम, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपने कब्जे में कर रखा है। यही तो काशीराम जी का भी कहना था कि हमारी लड़ाई 15 वर्सेस 85 85 की है। है, बिल्कुल। आज 15 लोग वर्चस्व पे हावी है और 125 करोड़ लोग कभी नागरिकता के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी कोरोना सही और गलत के नाम पर, कभी धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर 125 को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ये
धार्मिक राष्ट्र की पहली पहचान होती है कि वहाँ पर गुलाम जनता 80% होती है। ये बिल्कुल। हर समय में धार्मिक राष्ट्र का चित्र रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जावेद पाशा सर ने आज हमसे साझा की कि इसके पीछे की मंशा क्या है, सीए के पीछे का कारण क्या है और इसी समय इसे क्यों लाया गया? एनआरसी के वक़्त में 2019 में इन्होंने इतनी जल्दबाज़ी की कि आज 12 स्टेट में इन्होंने डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं हाँ, बिल्कुल। और उन डिटेंशन सेंटरों को लिए करोड़ों रुपया इन्होंने खर्चा कर दिया है। अब वो डिटेंशन सेंटर में खाली तो रख नहीं सकते, लोगों को तो भरना पड़ेगा। हुँ, तो सीएए के बाद में अगर आप नागरिकता दिखाओ और कागज़ दिखाओ का नारा लगाएँगे, तो बात तो तभी क्लियर हो गई थी कि देश के 60% लोगों के पास में कागज़ नहीं है, बिल्कुल। तो मुस्लिमों के पास में भी नहीं है। अगर आप उस वक़्त ये कहोगे कि जो मुस्लिम है उसे ही कागज़ दिखाना पड़ेगा और जो मुस्लिम नहीं है, उसे नेचुरल लेवल पे इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक़्त इस देश में बहुत बड़ी यादवी का चिन्ह होगा और ये खतरनाक होगा क्योंकि दुश्मन देश बाजू में बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि भारत में ऐसी कुछ गड़बड़ी हो जाए जिससे एक समुदाय पूरी तरह अपने अस्तित्व को लेकर मैदान में उतर जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आर्टिकल 14, 15, 16 का भी उल्लंघन होगा और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी अगर कोई गलत कदम उठाती है, ये भी देश के हित में नहीं होगा। तो मैं विनंती करना चाहता हूँ कि कागज़ केवल मुसलमानों को दिखाना होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो हम अभी सीएए में नागरिकता दे रहे, वो मुसलमानों को छोड़कर ये भी नहीं होना चाहिए। भई प्रताड़ित तो मुसलमान भी होता है। ये किसने कहा कि मुसलमानों के देश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं होता है? हुँ, जब हिंदुओं के देश में हिंदू प्रताड़ित होता है, तो मुसलमानों के देश में मुसलमान भी प्रताड़ित होता है। ईसाइयों के देश में ईसाई भी प्रताड़ित होता है। इंसानियत के आधार पे तो नागरिकता उन मिलनी चाहिए। प्रताड़ितों के प्रति आपकी मानवीय भावना क्या है? हुँ, आप अपने आरएसएस के दृष्टिकोण से ही सब कुछ देखोगे। हुँ। ये हम मुख्य तौर पे कहना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये प्रताड़ित तो हर कोई होता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो, हर व्यक्ति प्रताड़ित होता है। तो मानवीयता से उसे कैसे देखोगे सबसे बड़ा और अहम सवाल है और बंच ऑफ थॉट की बात सर ने कही कि जो हिंदू होगा, वही इस देश का नागरिक होगा। तो संकेत स्पष्ट है, संकेत साफ है कि देश किस तरफ जाने वाला है आने वाले द दिनों में। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस समय रिएक्ट करें, किस समय रिएक्ट ना करें। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने सीएए क्या है और इसके पीछे की मंशा क्या है, इसको समझाया और जिस तरह से देश में एक धार्मिक ध्रुवीकरण होने की कोशिश हो रही है, उसे भी रोकना चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत-बहुत क्या धन्यवाद। धन्यवाद।